डीएनए और डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, दोनों चीज़ों का अध्ययन हम आज करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स का एक लंबा बहुलक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, साइड्स नहीं टाइड्स का यहाँ पर टा कर दीजिए, का एक लंबा बहुलक होता है। अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इस तरीके से 5 कार्बन वाली शर्करा होती है और इसका ये 5वां कार्बन जो होता है यहाँ पर फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है और इस पे जो फास्फेट ग्रुप होता है उस फास्फेट ग्रुप के साथ में इधर जो तीसरा कार्बन होता है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह OH ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। और इस कार्बन पर, ये जो कार्बन होता है यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनी बेस, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन कुछ भी जुड़ा हो सकता है। तो ये हुआ, और यहाँ पर जब H बॉन्ड जुड़ जाता है तो ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, और वैसे राइबो शर्करा होती है, वैसे ये डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है, ठीक है। तो ये हो गया एक अणु किसका, न्यूक्लियोसाइड्स का, ठीक है। और इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कब बनेगी, जब ऐसे ही अणु लगातार जुड़ते चले जाएंगे तो उसको पॉली। अभी देखिए इस अणु के घटक कौन कौन से होते हैं, दिए हुए नीचे। इसके 3 घटक होते हैं। पहले इसको समझ लीजिए पूरा। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करती है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स कितनी संख्या में है उतनी डीएनए की, भाई जितनी लंबी ये कड़ी जुड़ती जाएगी, ये शर्कराएँ एक बाद एक, उतनी लंबी डीएनए उतना लंबा हो जाएगा। और यह न्यूक्लियोटाइड्स प्रत्येक जीव जाति में अलग अलग होते हैं। प्रत्येक जीव जाति में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे बताया गया है कि एक होता है फाई इंटू 174, ये जीवाणुभोजी, इसको क्या बोलते हैं, जीवाणुभोजी। जो जीवाणुभोजी वायरस होता है, जीवाणुभोजी वायरस, या उसको कहेंगे बैक्टीरियोफेज, इसमें मिलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की संख्या 5386 मिली है। और इसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य के अगुणित डीएनए अर्थात एनडीएनए में, अगुणित डीएनए में 3.3 × 10⁻9 क्षार युग्म पाए गए हैं, ठीक है। ई कोलाई में यही संख्या 48,502 पाई गई है ई कोलाई में। तो ये अलग अलग होते हैं प्रत्येक जीव जाति में। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है, इसके 3 घटक होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पहला तो नाइट्रोजनी क्षार होता है। हमने आपको बताया है कि नाइट्रोजनी क्षार में 2 होते हैं, प्यूरिन्स में होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन्स में साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। और डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल बेस, यानी डीएनए में क्या होता है, डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पर। नाइट्रोजन क्षारक, अब जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार ग्लाइकोसिटिक लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ग्लाइकोसिटिक बंध द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़े होते हैं। अब आ जाइए पेंटोस शर्करा, इसमें 5 कार्बन वाली शर्करा हम बता चुके हैं। जैसे देखो ये दिया हुआ है, ये जो शर्करा है ये 5 कार्बन की शर्करा है। इसके जो 5वां कार्बन है उस पर क्या जुड़ा हुआ है, फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इधर हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सिल आयन से फिर फास्फेट ग्रुप जुड़ा। इधर देखिए ये नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, इसमें थाइमिन जुड़ा, इसमें ग्वानिन जुड़ा, इसमें साइटो, कोई भी क्षारक 4 में से कोई भी एक जुड़ा होगा, ये सिस्टम होता है। तो ये इसकी संरचना हो गई। और 5 कार्बन वाली पेंटोस शर्करा अभी आपको बता चुके, 5 कार्बन वाली ये है। देखो इस तरीके से संरचना है इसकी, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सॉरी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन वाली हो गई। तो इस तरीके से 5 कार्बन वाली श्रृंखला होती है। इसका हम नामकरण कर लेते हैं, इस तरीके से हम बना लेते हैं, 1 और 1 2 3 4 5, इसे 5 कार्बन वाली श्रृंखला होती है, ठीक है। अब इसके 5वें कार्बन से देखिए, ये 5वां कार्बन है ऊपर, ये इस पे फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है।
और कैसा है, फास्फोरिक अम्ल है ये, इसीलिए डीएनए की प्रकृति अम्लीय होती है। क्या है, फास्फोरिक अम्ल है, ये जुड़ा हुआ है। और पहले कार्बन पर इधर देखिए ये OH जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है OH समूह, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, ये OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। और पहले के बाद दूसरा तीसरे कार्बन पर देखिए यहाँ साइटोसिन जुड़ा है, यहाँ ग्वानिन जुड़ा है, यहाँ थाइमिन जुड़ा है, यहाँ एडेनिन जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम बता दें आपको, एक एक बना के बता दें, फिर हम बता दें इस तरीके से, ये इसके नंबरिंग कर लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। 5वें कार्बन पर फास्फेट समूह जुड़ा होता है। तीसरे कार्बन पर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन में से कोई भी जुड़ा होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, ये सिस्टम होता है। अब ये एक श्रृंखला बन गई और इसी में यहाँ से फिर जुड़ेगा, इधर यहाँ से फिर जुड़ता चला जाएगा, ऐसे करके तमाम जो श्रृंखलाएँ जुड़ती हैं ये देखो जुड़ी हैं, एक यहाँ पर देखिए जुड़े हुए हैं ये, एक श्रृंखला, एक और 2, 3, 4, ये 4 दिया हुआ जुड़ करके। और हमने बता दिया ऊपर अलग अलग जीवों में अलग अलग जुड़े होते हैं। बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है, जैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो ये समझ गए होंगे। अगले में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे द्विरज्जुकीय DNA, वाटसन एवं क्रिक का मॉडल। चलिए।